कंपाउंड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय। कंपाउंड मतलब जनरल सेंस में क्या होता है, जो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब पहला टॉपिक है हमारा इफ़ एम्प्लॉय हैव अ चॉइस। मतलब क्या होगा, देखो कंपनी बोलेंगे एम्प्लॉय तू मेरे साथ एक पर्टिकुलर ऑफ पीरियड तक टाइम तक काम कर, जैसे ही वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा मैं तेरे को ईसॉप दे दूंगी या फिर सार दे दूंगी। दोनों की अकाउंटिंग ईसॉप की और सार की हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसमें क्या नया है, इसमें कंपनी बोलती है एम्प्लॉय जैसे ही तेरा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा 3 साल का, तो तेरे पास ऑप्शन है, अगर तेरे को ईसॉप लेना है तो ईसॉप ले ले, सार लेना है तो सार ले ले, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक तू ले सकता है। ठीक है, कंपनी अगर ऑफर करती है तो जनरली जो ईसॉप के शेयर है वो ज़्यादा ऑफर करेंगी और सार के कम करेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ईसॉप में कंपनी बोलती है एम्प्लॉय तो उसको तुरंत बेच के पैसा नहीं ले सकता, कुछ लॉक इन पीरियड होता है, तो देखो कुछ टाइम शेयर रखने पड़ेंगे, इसलिए उसको ज़्यादा शेयर ऑफर करती है। लेकिन सार के केस में कम करती है क्योंकि तुरंत उसको पैसा मिल जाएगा। इसलिए ये याद रखना कि दोनों नहीं मिल रहा है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ एम्प्लॉय ले सकता है। अब देखो ये तो डिसाइड कब करेगा, जब हमारा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, है ना, जो कि हमने यहाँ पे माने थे 3 साल, यानी कि 3 साल बाद ये डिसाइड करेगा कि मेरे को दोनों में से क्या चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग तो हर साल होगी, तो कंपनी जैसे ही उसका फर्स्ट ईयर एंड कंप्लीट होगा तो क्या रिकॉर्ड करे, ईसॉप रिकॉर्ड करे या सार रिकॉर्ड करे। अगर कंपनी दोनों रिकॉर्ड कर लेती है तो उसके यूजर्स देखेंगे कि भाई इसको तो इसके ईसॉप भी देना है और इतने सारे इनको पैसे भी देना है, तो बहुत दिक्कत होगी हमारी किताबों में, तो हम दोनों रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब कंपनी केवल सार रिकॉर्ड कर ले, ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई अगर उसने ईसॉप मांगा तो 200 शेयर का क्या होगा, हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं पड़ा हुआ है। तो क्या होगा इसमें, देखो क्या होगा इसमें, हम ना 800 शेयर का रिकॉर्ड कर लें कि कितने पैसे देना है वो, और दोनों को माइनस किए तो 200 शेयर ईसॉप के, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल अमाउंट। तो 200 शेयर का अमाउंट भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि 800 का पूरा और इसका 1000 माइनस 800 200 के हिसाब से हम ईसॉप का खर्चा भी का रिजर्व भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब कैसे होगा उसकी अकाउंटिंग सीखते हैं हम। देखो जैसे ही मेरी ग्रांट डेट थी 3 साल का वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड होता है। एक्सरसाइज पीरियड ना जनरली इन क्वेश्चंस में होगा नहीं, और ये जो है ना ये जनरली हर एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है। एक आध एम्प्लॉय को क्वेश्चन बोलेगा कि हमने इसको दिया है, ये बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉय को दिया जाता है, KMP जैसे कि, तो हर किसी को नहीं दिया जाता है। तो उसमें जनरली एक एम्प्लॉय होगा और एक्सरसाइज पीरियड भी नहीं होगा। तो क्या होगा, हम इसकी अकाउंटिंग समझते हैं। देखो ये हमारा वेस्टिंग पीरियड है, हम ग्रांट डेट पे ही कैलकुलेट कर लेंगे कि जो इसका रेसिडुअल अमाउंट था ना ईसॉप का, कितना रिकॉर्ड करना है, वो कितना होना चाहिए। हमने सबसे पहले ईसॉप का अमाउंट निकाले कि देखो भाई ये इसका कितना टोटल अमाउंट कितना होगा, फिर इसका कितना अमाउंट होगा, दोनों को माइनस किया तो पता चलेगा कि भाई ईसॉप का कितना है। पहले हम ईसॉप का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, ग्रांट डेट पे। ईसॉप वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। अब कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉय ऑन ग्रांट डेट। मैंने पहले क्या सीखा था, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट ईच ईयर एंड, तो वो ईयर एंड नहीं करना है, क्योंकि हम ये खर्चा जो निकाल रहे हैं ना वो ग्रांट डेट पे ही निकाल रहे हैं। तो एम्प्लॉय जितने ग्रांट डेट पे हो गए इंटू कितना ऑप्शन पर एम्प्लॉय दे रहे हैं अपन, इंटू फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांट डेट। ये वाला ग्रांट डेट वाला तो पहले भी था, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस ये याद रखना कि एम्प्लॉय ग्रांट डेट के। तो मेरे को पता चला कि भाई ईसॉप का पूरा खर्चा इस दिन कितना होगा। अब इसमें से मैं माइनस क्या करूँगा, सार का खर्चा इस दिन कितना होगा। तो एम्प्लॉय वही ग्रांट डेट पे कितने थे वो लिया, कितने एक को शेयर दे रहे हैं वो, और यहाँ पे अपन ने पहले वाले टॉपिक में सार में क्या पढ़े थे, फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ईच ईयर एंड। तो यहाँ पे ईच ईयर एंड नहीं लेना, ग्रांट डेट ही लेना। देखो सब जगह ग्रांट डेट है, यहाँ पे ग्रांट डेट वाला निकालना था अपन को, तो यहाँ भी ग्रांट डेट, यहाँ भी ग्रांट डेट। ये ग्रांट डेट पे निकालना था तो ये ग्रांट डेट और ये भी ग्रांट डेट। तो अपना अमाउंट आया कि भाई सार का अमाउंट इतना बनता है इस दिन, और ईसॉप का इस दिन यहाँ पे ये आ गया। दोनों को माइनस किए, पूरे टोटल ईसॉप में से अपन ने टोटल सार का माइनस किया, क्योंकि देखो सार के जितने भी रुपया है, जितना भी खर्चा है वो तो अपन पूरा रिकॉर्ड करेंगे। दोनों को माइनस किए तो रेसिडुअल अमाउंट आया कि भाई ईसॉप का इतना आप खर्चा रिकॉर्ड कर लो। एग्जाम्पल वाइज समझे तो यहाँ पे 200 शेयर जो की कितनी वैल्यू थी ना वो ये है, ठीक है। तो मेरा ईसॉप का अमाउंट निकला, इसको डिवाइड करूँगा मैं टोटल वेस्टिंग पीरियड से, तो मेरा 1 साल का खर्चा निकल जाएगा। इसमें वो नहीं करना कि टिल डेट कितना था, फिर वो वाला नहीं करना, डायरेक्ट ये इसको डिवाइड किया अपने टोटल वेस्टिंग पीरियड से, तो पता चल गया कि भाई हर साल का कितना खर्चा है। अब मेरा ईसॉप का खर्चा आ गया। अब अपन आते हैं सार का। सार का कैसे हर साल का खर्चा निकालना है, जैसे हमने पहले अकाउंटिंग सीखे थे ना ये वाली, वैसे ही खर्चा निकालना है, ठीक है। सार का खर्चा निकाला। अब फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ईसॉप का खर्चा था और सार का खर्चा था, दोनों को मैंने टोटल किया था, पहले साल का खर्चा निकला। वैसे ही सेकंड ईयर में, वैसे ही थर्ड ईयर में होगा। अब जनरल एंट्रीज करना है, अगर क्वेश्चन ने मांगी हो तो क्या होगा, ये ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, जैसे ही फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो ईसॉप का खर्चा और सार का खर्चा रिकॉर्ड होगा। सेम टू सेम जैसे पहले एंट्रीज थी वही, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ये अपना शेयर बेस्ड पेमेंट ईसॉप का रिजर्व बना, और ये शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी सार का खर्चा रिकॉर्ड हुआ।
अब जैसे ही मेरा वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज डेट आई। अब हो सकता है एम्प्लॉय यहाँ पे बोले मेरे को कंपनी सार दे दो, तुम मेरे को ईसॉप नहीं चाहिए, मेरे को सार दे दो। तो सार का क्या होगा, जो हमने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बनाए थे ईसॉप के लिए, वो रिजर्व पड़ा होगा। अब वो देने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, है ना। वो शेयर तो चिट्ठी है, पकड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है एम्प्लॉय को। तो उसको उस रिजर्व के अमाउंट को अपन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे, किस पे, केयरिंग वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व पे। अब जो भी उसके बाद सार ले रहा है ये, तो सार की पेमेंट कर देंगे, क्योंकि सार का अमाउंट तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करते चल रहे थे। यहाँ पे हमने सीखे थे सार का अपन ने पूरा पैसा अपनी किताबों में खर्चा रिकॉर्ड किए, तो लास्ट में पेमेंट कर दिए जब उसने पैसा मांगा। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, केयरिंग वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी के हिसाब से। अब हो सकता है इस दिन वो आके क्या बोले, सार नहीं चाहिए मेरे को, ईसॉप चाहिए। अब ईसॉप का तो मैंने क्या है 200 शेयर का खर्चा रिकॉर्ड किया था ना यहाँ पे, और सार का पूरा खर्चा रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले क्या होगा, ये तो सार है ना, सार वाला, तो इस खर्चे को यानी कि इसकी लाइबिलिटी को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में। ये लाइबिलिटी कम किया और ये लाइबिलिटी बढ़ा दिया। तो मेरा क्या, ये एग्जांपल के हिसाब से वो 800 शेयर का खर्चा इस ईसॉप वाले रिजर्व में आ गया, और 200 शेयर वाला तो मैं ऑलरेडी पहले रिजर्व बना के चल ही रहा था, बस वो एंट्री कर दिया मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कोई एक्सरसाइज प्राइस है और ये अपना लाइबिलिटी कम किया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू रिटेन अर्निंग। ये हो गया हमारा, जब एम्प्लॉय के पास ऑप्शन था कि तेरे को क्या लेना है तू ले ले। अब कुछ क्वेश्चन के पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 2 ईयर, मतलब 2 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है। एंड शेयर बिंग मस्ट बी केप्ट फॉर 3 ईयर, ये मतलब ये 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विथ रेस्ट्रिक्शंस। ये क्या है भाई, शेयर अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विथ रेस्ट्रिक्शन। कुछ अमाउंट लिखा होगा 10 रुपये 15 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विथ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड किस में होता है, ईसॉप में। तो ईसॉप की फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप है ऑन ग्रांट डेट। और इसको दूसरा नाम क्या दे सकता है क्वेश्चन, इक्विटी सेटल्ड अवॉर्ड अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू। अब क्वेश्चन में ये मेरे को दे दिया ईसॉप की ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू, और क्वेश्चन में वापस से पॉइंट होगा कि ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू। तो भाई ईसॉप की तो हो गई, तो ये अब किसकी होगी, सार की होगी। अब हमने पहले वाला पढ़ लिया कि भाई जब एम्प्लॉय के पास चॉइस थी वेस्टिंग डे के लास्ट में कि भाई देखो जो लेना है, ईसॉप लेना है ईसॉप ले ले, या फिर सार लेना है तो सार ले ले। अब दूसरा क्या होगा, जब एंटिटी के पास चॉइस है, एंटिटी का जो मर्जी होगा ना वो देंगे। अगर एंटिटी की इच्छा है कि ईसॉप दे तो ईसॉप देंगी, और अगर उसकी इच्छा है कि हम सार देंगे तो सार देंगी। तो यहाँ पे क्या दोनों कंपोनेंट रिकॉर्ड नहीं होंगे, खाली एक कंपोनेंट रिकॉर्ड होगा, जो भी कंपनी को लगता है कि हम जो भी देने वाले हैं। तो क्या होगा इसमें, ईसॉप या सार की अकाउंटिंग दोनों में से किसी एक की अकाउंटिंग होगी। तो कंपनी को जो उसके एस्टिमेशन के हिसाब से लगता है, उसको आज ग्रांट डेट पे लग रहा है कि मैं ईसॉप दूंगी, तो ईसॉप की अकाउंटिंग करते चलेंगे अपन। लगता है सार, तो सार की अकाउंटिंग करते चलेंगे। हो सकता है कि जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो उसको लग रहा है यार अब मेरे को वो नहीं देना, अब दूसरी चीज़ देना है। मान लो फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, उसको लगा कि भाई अब ईसॉप नहीं देती हूँ, मैं सार दे देती हूँ। तो हम कैसे करेंगे, तो हम अगर चेंज हुआ अकाउंटिंग एस्टिमेशन में, तो ये प्रोसेस होगी। क्या होगी, अगर कंपनी ने पहले सोचा था कि हम सार देने वाले हैं, ठीक है, अब कंपनी सोच रही है कि हम ईसॉप देंगे, तो जो सार वाला लाइबिलिटी का खर्चा था उसको अपन सारा ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, ईसॉप वाले में। अब अगली अकाउंटिंग होगी ईसॉप के हिसाब से। उल्टा भी हो सकता है, हमने पहले सोचा था ईसॉप देंगे, बाद में सोचे सार, तो जो ईसॉप के रिजर्व का खर्चा है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी में, और अगली अकाउंटिंग होगी सार के हिसाब से। अब क्वेश्चन के हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ एंटिटी फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल का हमारा क्या है, वेस्टिंग पीरियड है। हाँ, 5 साल के बाद हाँ दे विल रिसीव अ कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंटिटी शेयर, मतलब सार मिलेगा 5 साल बाद, ये बोलता है। अगर एंटिटी अचीव करती है सक्सेसफुल IPO ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड, तो एम्प्लॉय विल रिसीव द फ्री शेयर, यानी कि 5 साल में अगर उसका सक्सेसफुल IPO होता है तो उसको ना शेयर मिलेंगे रादर देन कैश, यानी कि सार नहीं मिलेगा, ईसॉप मिलेगा, है ना। यही मतलब है इसका। तो यहाँ से समझ में आया कि भाई 5 साल का अपना वेस्टिंग पीरियड है सार के लिए। अब जैसे ही मेरा 3rd ईयर ख़त्म हुआ तो सक्सेसफुल IPO प्रोबेबल हो गया। तो पहले तो मैंने अकाउंटिंग किसके हिसाब से किया था, ईसॉप के हिसाब से। 3rd ईयर एंड पे मेरे को पता चला कि भाई अब हम ना इनको सार देने वाले, तो यहाँ पे 3rd ईयर एंड पे अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ। और क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू अक्कर इन 4 ईयर, यानी कि भाई 4 साल में हो जाएगा ये। तो 4 साल अब मेरा वेस्टिंग पीरियड बन गया, 5 साल नहीं होगा, अब 4 साल मेरा वेस्टिंग पीरियड बन गया। किसके लिए, ईसॉप के लिए। अब जो भी अकाउंटिंग होगी आगे से 3rd ईयर और 3rd ईयर में यहाँ पे पता चलो, तो यहाँ भी मेरी किताबों में किसकी अकाउंटिंग होगी, सार की होगी। 4th ईयर में भी सार की अकाउंटिंग होगी। तो ये 3rd ईयर और 4th ईयर, या टोटल वेस्टिंग पीरियड में 4 लूँगा, और अब तक कितना पीरियड कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे 3 लिया। 4th ईयर में अब टोटल वेस्टिंग पीरियड अब तक कितना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 4।
मतलब ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो चुका है, अपन माइनस करते थे उस टेबल में, तो जितना लाइबिलिटी से रिजर्व में डाल चुके हैं अपन, पहले सार था ना, तो सार का लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का कितना पैसा अपन ने रिजर्व में डाल चुके हैं, यहाँ पे जिस दिन एस्टिमेशन चेंज हुआ उतना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। सेम उल्टा केस होता तो भी ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड में जो अपन पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं उसको माइनस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एम्प्लॉई विल रिसीव 500 शेयर यानी कि ईसॉप शेयर देने वाला है ना, तो यानी कि ईसॉप देने वाला है। इफ़ दे रिमेन एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है मेरे पास। अगर एम्प्लॉय लीव करता है 5 साल के बाद में, लेकिन शेयर लिस्ट होने के पहले, तो हम कंपनी वो एम्प्लॉय से शेयर खरीद लेंगे, मतलब हम एम्प्लॉय को पैसे दे देंगे, यानी कि सार की बात कर रहा है ये। अब ग्रांट डेट पे कंपनी ने एक्सपेक्ट किया कि हमारे शेयर लिस्ट हो गए अगले 3 या 5 साल के अंदर अंदर, एंड द कंपनी के पास कोई पास्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम एम्प्लॉय से शेयर बाय कर लेंगे, नाइदर एक्सेप्ट कि हम उसको कैश पे करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि हम भाई यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि ग्रांट डेट पे कि हम ऊपर वाला केस ख़त्म हो चुका है ना, यहाँ पे हम ईसॉप देने की सोच रहे हैं उनको, इस ये लाइन का मतलब वो है, तो हम ईसॉप की अकाउंटिंग करेंगे, ये कह रहा है। अब एट द एंड ऑफ 2 ईयर कंपनी नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू लिस्ट, सेकेंड ईयर पे एंड पे कंपनी को लगता है कि हम लिस्ट ही नहीं होने वाले, तो क्या होगा, और कंपनी ने अनाउंस कर दिया एम्प्लॉय को, इफ़ दे आर नॉट लिस्टेड आफ्टर 5 ईयर एम्प्लॉय लीव द कंपनी रीपरचेज द शेयर, मतलब सेकेंड ईयर पे हम सार ईसॉप से सार में आ गए। अगर ये कंपनी लाइन का एम्प्लॉय को नहीं भी बताती ना, तो भी हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चेंज टू सार हो जाते, तो वही अकाउंटिंग हमारी चेंज कर देंगे जो हमने यहाँ पे सीखे थे। यही था इस टॉपिक में।